भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कई विशेषणों का उपयोग किया जाता है। महामानव मोदी। महामानव मोदी का मानववाद क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आखिर मोदी के साथ इतने विशेषण, विश्व गुरु, विश्व नेता और नॉन बायोलॉजिकल जैसे शब्द यूं ही नहीं आ गए। इसके पीछे सोची समझी रणनीति रही है। देश के प्रधानमंत्री कई रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पहला रिकॉर्ड इंदिरा गांधी, दूसरा रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू का। और यही कारण है कि उनकी जुबान पर छोटे छोटे नेता नहीं आते और छोटे बड़े मुद्दे भी नहीं आते, बल्कि सीधे कांग्रेस, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, नाबाद प्रधानमंत्री, उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम अक्सर वो लेते हैं, और उस सम्मान से नहीं जिस तरह से एक प्रधानमंत्री का नाम लिया जाना चाहिए। बेशक इंदिरा गांधी उनकी बेटी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहा था। पिछले वीडियो में आपने सुना कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे और उनकी भूमिका, पृष्ठभूमि क्या थी, ये आप जान चुके हैं। अब हम देखेंगे नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी, महामानव मोदी, विश्व गुरु, विश्व नेता मोदी। और अंततः ये दो विशेषण शायद कम पड़ रहे थे, इसलिए एक साक्षात्कार में वो खुद विस्तार से बताते हैं कि मुझे जब माता जी नहीं रही, तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और मैं विशेष कार्य से भेजा गया हूँ। यह एहसास था, अनुभूति थी या गलत फहमी थी, हम इस पर तो बाद में आएंगे। वैसे गोदी मीडिया और यूट्यूबर दोनों में घमासान मचा रहता है। गोदी मीडिया खबर तक नहीं लगने देता, या यूँ कहें कि जो बात मोदी जी कहते हैं, जब विश्व नेता और विश्व गुरु की बात की जाती है, तो उसी तरन्नुम में मोदी के बारे में गोदी मीडिया लगातार बोलता है। और मोदी जी संसद में पहली बात तो ठहरते नहीं, बैठते नहीं, सुनते नहीं विपक्ष को, और जब आते हैं, जब अपनी बारी आती है बोलने की, तो विपक्ष को लताड़ते हुए और सीधे जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वहाँ से शुरुआत करते हैं और कांग्रेस तक ला करके पटक देते हैं। 11 साल में महामानव मोदी ने क्या किया, इसका गुणगान वो सभा भाषण में करते हैं, चुनाव प्रचार की पार्टी में करते हैं। अब आप देखिए कि विस्तार से किस तरह से समझ सकते हैं कि देश भर में सैकड़ों मोदी के फैन होंगे, हजारों भक्त होंगे और लाखों ऐसे कार्यकर्ता जो उनका प्रचार प्रसार करने में लगे होते हैं। दूसरा, वो मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो रात दिन यही बात करता है। विश्व नेता जगतपाल नड्डा, जेपी नड्डा ने अभी हाल ही में संसद सत्र में कहा था, मोदी जी विश्व नेता है। और ये बात जब कही जाती है, या यूँ कहें कि जब मोदी जी संसद में खड़े होकर के बोलते हैं, तो सांसद लगभग हर 2-3 मिनट में तालियां बजाया कर लेते हैं। और ताली बजाने का रिवाज शायद बहुत पहले से शुरू हो गया था। लोगों को याद होगा जब कोरोना आया, तो कोरोना को कैसे भगाया जा सकता है, तो वैक्सीन बनाई गई और लोगों का आत्मविश्वास बना रहे, इसके लिए उन्होंने कोरोना को भगाने के लिए, लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए एक उपाय सोचा कि निश्चित समय पर शाम होते ही आप मोमबत्ती जलाएंगे, दीपक जलाएंगे
और तालियां बजाएंगे, थालियां बजाएंगे। अभी थाली बजाना क्या था, इसका विश्लेषण करने की जहमत गोदी मीडिया तो उठा नहीं से रहा। जो उनके हजारों लाखों भक्त और फैन हैं वो ताली बजाएंगे, और संसद भवन में भी जो वो कहेंगे उस पर बाकायदा तालियां बजती है। तो ताली से लेकर के थाली तक पहुंचते हैं। चलिए हम विस्तार से कुछ पॉइंटों के तहत संसद से सड़क तक मोदी जी को विश्व नेता साबित करने के लिए क्या नहीं करना पड़ता। विश्व गुरु अलग अंदाज में कहा जाता है। विश्व गुरु बनने में विदेशी दौरों का भी हाथ रहा, इसीलिए उनको विश्व गुरु कहा जाने लगा। आप ये देखिए कि मोदी जी के बारे में कई तरह से कहा जाता है, उनकी नीतियों को लेकर के, उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के रात दिन यूट्यूबर उनका विश्लेषण करते हैं, और गोदी मीडिया लगातार उनकी प्रशंसा में, कसीदे काढ़ने में कमी नहीं छोड़ते। और यही कारण है कि विदेशी दौरे से लौटने के बाद या विदेशी दौरों के दौरान भी तालियां बजे, नारे लगे, ये सारा व्यवस्था की जाती है। इसे कहते हैं एक सोची समझी चाल। संसद में बोलने पर उनको विश्व नेता कई बार कहा गया, और इसी बात पर तालियां बजाना, खास करके जब मोदी जी संसद में बोलते हैं और जब वो पक्ष के बारे में बोलते हैं, इंदिरा या नेहरू का नाम लेकर के वो बोलते हैं कि उनकी दूरदृष्टिता नहीं थी, उनकी सोच सही नहीं थी, किसानों के प्रति उनका नजरिया ठीक नहीं था, तालियां बज जाएगी। इधर 11 साल में जो किया गया उसको लेकर के वो स्पष्टीकरण नहीं देते। विपक्ष अगर सवाल करता है तो जवाब नहीं दिया जाएगा। ये सब काम गोदी मीडिया अलग तरह से अंजाम तक पहुंचाता है। क्या मोदी जी विश्व गुरु है, या इस समय विश्व नेता कोई है? तो सबकी निगाह अमेरिका के राष्ट्रपति पर जाती है, जो इस समय ट्रंप है। और एक जगह बात चल रही थी कि जब ट्रंप ने मोदी का नाम लेकर के सीज फायर किया, कि मैंने सीज फायर कराया गया, भारत पाकिस्तान जो लड़ रहे थे, दोनों परमाणविक संस्थान हैं, परमाणु शक्ति है, ये लड़ेंगे तो विश्व युद्ध हो सकता है, परमाणु छोड़े जा सकते हैं, इसलिए इनको रोकना जरूरी था और मैंने तो युद्ध रखवाया। ट्रंप ये कहते हैं, और ट्रंप इस समय जितनी दूर की फेंक लेते हैं, दूर की कोड़ी मारते हैं, सभी समझने लगे। जब ट्रंप ने 34 बार भी कह दिया और संसद में सवाल उठा तो मोदी जी इस बात का जवाब नहीं देते हैं। तो विश्व गुरु कौन हुआ ये समझ सकते हैं कि जब विश्व शक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति, जिसको शक्तिशाली कहा जाता है, बहुत झूठ बोल लेते हैं। शाम को क्या कहा, कल क्या कहा, कुछ बात और ही होगी, बात बदल जाती है। टैरिफ लगाया जाएगा, 100% लगाया जाएगा, फिर चाइना के लिए कम कर दिया जाता है, फिर भारत पे लगा दिया जाता है। ये सब चलता रहता है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पाकिस्तान आतंकी देश है, वो पाकिस्तान को प्रिय देश कह देंगे। तो उनके कहे का सच क्या है? तो एक मित्र ने कहा था कि मोदी जी भी खूब फेंक लेते हैं, लेकिन जब उससे भी बड़ा फेंकने वाला, झूठ मारने वाला मिला तो मोदी जी अब चुप हो गए। खास करके सिंदूर ऑपरेशन किया गया, तो सिंदूर ऑपरेशन ही नाम क्यों रखा गया, इस पर भी काफ़ी विश्लेषण किया गया, समझ सकते हैं। तो क्या विश्व गुरु में जो गंभीरता होनी चाहिए, उतना वजन होना चाहिए, ये सवाल हो सकता है, लेकिन जवाब कौन देगा? सबसे पहले धमाका मोदी जी ने किया
जब नोटबंदी की गई और सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उसका जितना प्रचार प्रसार किया गया वो विश्व गुरु और विश्व नेता बनने की ओर अग्रसर होने लगे। नोटबंदी जब की गई तो मैं भी लगभग एक तरह से भावना में था। अब मुझे लगा कि मोदी गुजरात से उठकर के देश के प्रधानमंत्री बने और इस नोटबंदी से बहुत बदलाव आने वाला है। जैसा कि इन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और आतंक भी खत्म हो जाएगा, तो देश को कुर्बानी देनी पड़ेगी, लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लोग एटीएम के सामने लंबी लंबी लाइन लगा करके खड़े हो गए, वो खड़े रहे, लोग कई लाइनों में लगे लगे मर भी गए। 2000 के नोट निकलते थे क्योंकि सारे नोट 500 के 1000 के बंद करके 2000 का नोट चला दिया गया। 2000 ही नोट। लगा आतंक खत्म हो जाएगा, लगा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जो नंबर 2 वाले हैं वो नंगे हो जाएंगे। हम सब हवा में थे और ये पहला तकिया कलाम था या पहला ऐसा जुमला था, जो ऐसा पहला गुब्बारा था जिसमें लगातार हवा भरी गई। और जब फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तो फिर उपान आया, लोगों में भावना में बहाव आया, विश्व गुरु फिर कद बढ़ गया। और मैं कह दूं कि उसी समय मेरे मित्र सेना से रिटायर हुए और वो चाकू पोस्ट पर रहे। चाकू पोस्ट के उन्होंने उसी समय अनुभव बताए जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक का जितना प्रचार प्रसार किया गया, सेना ने जो किया, जो हासिल किया, उसका प्रचार प्रसार मोदी जी इस तरह से करते जैसे मोदी जी खुद बॉर्डर पर जाकर के उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। तो चाकू पोस्ट पर रहते हुए मेरे मित्र सैनिक के बतौर उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई और बताया कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, पहले भी होती रही। और कई सर्जिकल स्ट्राइक तो ऐसे होते थे कि जिसको पता तक नहीं लगने देते थे। खुद सैनिक भी सर्जिकल स्ट्राइक करते थे जिसका कमांडर को पता नहीं होता। ऐसा जीवंत अनुभव बताया तो मैंने एक कहानी चाकू पोस्ट लिखी। आज मैं 1.5-2 साल पहले उस पर वीडियो भी बनाया। वो वीडियो आप YouTube पर सर्च करके खोज लेंगे। तो चाकू पोस्ट में क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होता है, सैनिक किसी पोस्ट पर और बंकर में कैसे रहते हैं, इसलिए उस कहानी का नाम चाकू पोस्ट रखा। दूसरा शीर्षक अगर हो सकता है तो बंकर हो सकता है। बंकर का महत्वपूर्ण उसमें भूमिका होती है। सैनिक जो बॉर्डर पर होती है वो बंकरों में ही रहते हैं। कैसे रहते हैं, कैसा एक सैनिक का जीवन होता है बंकर के अंदर, उस कहानी में सुन सकते हैं। तो संसद में मोदी जी विपक्ष पर अक्सर हमलावर होते हैं। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री की ये लोकतांत्रिकता है? ये पहला सवाल है और ऐसे सवाल लगातार उठते रहे जिसको सत्ता पक्ष नजरअंदाज करता है कि लोकतांत्रिकता किससे कहते हैं, उदारता किसे कहते हैं, मानवता क्या होती है, राष्ट्रभक्ति क्या कहते हैं। राष्ट्रभक्त तो ये है ही। संसद की सीढ़ियाँ जब आप चढ़ रहे थे तो मत्था टेकते हैं पहली बार, यानी संसद को सम्मान देते हैं। वो संसद संविधान से चलती है, तो संविधान के प्रति आपका सम्मान कितना है लगातार बताया जा रहा है। YouTube पर विश्लेषण किया जा रहा है। और राष्ट्र इस समय, राष्ट्र की परिभाषा क्या है, किताबों में, पॉलिटिकल साइंस में, नागरिक शास्त्र में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता, राष्ट्र क्या होता है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि इस समय
राष्ट्र पीएम मोदी है। इनसे अगर सवाल किया जाए, इनसे इन पर सवाल किया जाए तो वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आ जाता है। उदारता किस चिड़िया का नाम है? मानवता किसे कहते हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? अभी नई परिभाषा सामने आने लगी है। लोग डरे हुए क्यों हैं? तो सीडी, सीबीआई का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? एक सीएम को, 2-3 सीएम को किस बिना पर अंदर किया गया और कोर्ट के आर्डर पर? एक दिन वो बाहर आए और कोर्ट ने फैसले में लिखा कि इन पर कोई मुकदमा या इनके द्वारा कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि जिसके तहत इनको जेल में जाना चाहिए। ईडी, सीबीआई, ईडी, सीडी इस समय क्या काम कर रही है? इससे पता चलता है कि लोकतंत्र जिसे कहते हैं, अक्सर पीएम मोदी प्रचार मंत्री का काम करते हैं। प्रधानमंत्री का कब करते हैं, कितना करते हैं? क्योंकि या तो वो विदेश दौरे पर होते हैं और देश में होते हैं तो किसी की न किसी चुनावी भाषण में होते हैं। तो ये प्रचार मंत्री और विदेश मंत्री के बतौर भी, विदेश मंत्रालय के बतौर भी, और विदेश के दौरे जब किए जाते हैं तो वहाँ से भी नारे लगाना, और वहाँ क्या हुआ, क्या हासिल हुआ, इस पर तो शायद अभी वक्त लगेगा। संसद में बेनीवाल बोल रहे थे, सांसद हंस रहे थे कि सिंदूर ऑपरेशन पर जब बहस चल रही थी तो हनुमान प्रसाद बेनीवाल कहते हैं कि आपने सिंदूर ऑपरेशन किया, फिर आपने सीज फायर किया। ये सिंदूर क्या है? सिंदूर ऑपरेशन क्या है? सिंदूर तो उनका उजड़ा था जो 26 विधवाएं हुई थी, सिंदूर उजड़ गया था। फिर आपने सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया, तो क्या पाकिस्तान इस समय औरत है जिस पर आप सिंदूर लगा रहे हैं? तो ये सिंदूर का आशय क्या है? सिंदूर उजड़ा, सिंदूर का बदला लिया, सिंदूर ऑपरेशन किया गया, फिर सीज फायर हो गया। लेकिन सीज फायर होने के बाद संसद में बहस चलने से ये पता चलता है कि सिंदूर ऑपरेशन एक प्रपंच से कम नहीं था। संसद में ये उठ कर के बात आई तो उसका जवाब फिर वही प्रचार के बतौर किया जाना। पहले पीएम और मोदी की तुलना जब की जाती है वो इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि कोनी मनी द्रमुक सांसद ने जवाहरलाल नेहरू को लेकर के अपनी बात रखी और बहुत बेहतरीन तरीके से संसद में रखी। वो कहती है कि जितनी बार यहाँ इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है, इतना नाम तो कांग्रेसी भी नहीं लेते। और इसी के कारण से तमिलनाडु में अब पेरियार, जवाहरलाल नेहरू को सर्च करके पढ़ा जाने लगा है। और यही कारण है कि इसी रविवार जनसत्ता में रविवार परिशिष्ट जवाहरलाल नेहरू पे निकलता है। सारा विश्लेषण करके रख दिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का कद क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका क्या थी। 9 साल वो जेल में रहे थे और एक कमज़ोर गुलाम देश आज़ाद होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस तरह से जद्दोजहद करते हुए पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। पहली पंचवर्षीय योजना खेती बाड़ी किसान पर थी, दूसरी उद्योगों पर थी। इस तरह से वो देश को पटरी पर लाते हैं और आप बड़े आसान तरीके से, सहज तरीके से कह लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता पर सवाल उठा देते हैं। और इसके बावजूद भी सांसद जब तालियां या मेज़ें थपथपा लेते हैं तो आश्चर्य होता है कि ये सांसद जो जनप्रतिनिधि है, क्या इनकी सोच समझ सब कुंद हो जाती है, इनका विवेक सब मर जाता है। जनप्रतिनिधि होने का मतलब होता है जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है
जनता की वो सवालात उठने चाहिए जो आपके क्षेत्र में है। क्या वो सब संभव हो पा रहा है इस दौर में? यह तालियां ही सांसदों के द्वारा बजाई जा रही है, जबकि पहले पीएम की गंभीर था। दूसरी बात आती है, अटल बिहारी से भी अगर तुलना मोदी जी की जाती है तो अटल बिहारी के जोड़ीदार थे आडवाणी, और आडवाणी के कंधों पर चल करके आप पीएम बनते हैं और आडवाणी को दरकिनार करते हैं। राष्ट्रपति बनने का जब अवसर आने लगा राष्ट्रपति, तो फिर वो फाइल खोल दी जाती है अपने स्वार्थ के लिए, फाइल चलने लगती है और आडवाणी का पत्ता साफ कर दिया जाता है, जबकि वो सबसे उपयुक्त राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं। सुषमा स्वराज को आप दरकिनार करते हैं। अटल बिहारी तो तभी से चुभने लगे थे जब उन्होंने आपके गुजरात के सीएम रहते हुए कहा था कि आप अपना राजधर्म निभाइए। और राजधर्म क्यों कर कहा था अटल बिहारी ने? उस समय आपको सीएम पद से हटाने के लिए सारा कुछ तैयारी हो चुकी थी, लेकिन तब भी कहते हैं कि आडवाणी ने आपको बचाया था अटल बिहारी से पंगा लेकर के। बोलना संवादहीनता हो गई थी इन दोनों नेताओं के बीच में। अटल बिहारी मन मार करके राजधर्म का आदेश देने वाले उस समय हाथ बांध दिए गए थे और वो आडवाणी ने आपका साथ दिया था। इसका मतलब ये होता है कि राजनीति में जिन सीढ़ियों पर चढ़कर के नेता पहुंचता है, सबसे पहले उस सीढ़ी को, या दूसरे शब्दों में कहें कि जिन कंधों पर चढ़कर के नेता पहुंचता है या जिस सीढ़ी से चढ़कर के पहुंचता है उस सीढ़ी को सबसे पहले धक्का मारता है। ये काम मोदी जी बखूबी करते हैं और इसमें वो सफल है। उनकी कई गलत फहमियाँ हैं जिसको लेकर के अब बाहर आने लगा है कि आप विश्व गुरु कहलवा लीजिए, विश्व नेता कहलवा लीजिए, नॉन बायोलॉजिकल तक मामला चला जाता है। तो नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? मोदी जी अवतार है, शायद उनको ये गलत फहमी हो। ये गलत फहमी अब सांसदों और यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ताओं से भी दूर होती चली जा रही है। उनकी भी गलतफहमी दूर हो चुकी है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।